बंगाल में सत्ता परिवर्तन की असली तस्वीरें आज दिखाई दी। तस्वीरें प्रतीक बनी कि बंगाल में नई सरकार आ गई है। अभिषेक बैनर्जी के घर का कब्जा आज हटा दिया गया, सुरक्षा हटा दी गई। पब्लिक के लिए आज रास्ता खुल गया। अभिषेक बैनर्जी ना तो मुख्यमंत्री थे ना मंत्री, वो सिर्फ टीएमसी के एक सांसद थे। लेकिन जिस तरह से उनके बंगले के आसपास सिक्योरिटी थी, जिस तरह का पहरा रहता था, आज वो सब हटा दिया गया। ये ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी का घर है, शांति निकेतन 188A। इस घर के बाहर पूरा पहरा हुआ करता था। कोलकाता पुलिस के 300 के करीब जवान इस घर की निगरानी करते थे। सड़क पर बैरिकेडिंग लगी रहती थी, कोई भी इधर से उधर आ जा नहीं सकता था। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि डर और भय दिखाकर लोगों को यहां से दूर रखा जाता था। कोई इस रास्ते पर चल तक नहीं सकता था। लेकिन अब माहौल बदल गया है। अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर सब कुछ शांत है, सारे बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, रास्ता पूरी तरह क्लियर कर दिया गया है। कोलकाता पुलिस का अब कोई भी जवान यहां पर सुरक्षा करने के लिए नहीं लगाया गया है। जहां पुलिस का पहरा था, वहां अब भी पुलिस जवानों का सुरक्षा रूम मौजूद है, लेकिन उसमें कोई भी जवान तैनात नहीं है। अभिषेक बैनर्जी के घर के बाहर के हालात क्या हैं, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता पवन नारा। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और उसका असर जमीन पर दिखने लगा है। जहां मैं खड़ा हूं वहां पहले कैमरा नहीं खोला जा सकता और पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये अभिषेक बैनर्जी का घर है। पिछले 15 साल से जब से ममता बनर्जी यहां मुख्यमंत्री हैं, यहां कभी कैमरा नहीं आया। एक बार तो ऐसा हुआ, दिल्ली से एक रिपोर्टर आई, माफ कीजिएगा मुंबई से एक रिपोर्टर आई, उसे पुलिस ने पकड़ लिया। बहुत मशक्कत के बाद उसे छुड़वाया जा सका और उसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसने यहाँ कैमरा ऑन कर लिया था और उसे शाम को छोड़ा गया। पुलिस यहाँ 24 घंटे तैनात रहती थी। कोलकाता पुलिस का जो ये कैबिन देख रहे हैं, ये फुटपाथ पर बना है जहाँ पुलिस होती थी। इस तरह के सीजर गेट थे जिसके ऐसे खोला जा सकता है, वो यहाँ था। यहाँ पर एक कोलकाता पुलिस का चेक पोस्ट यहाँ भी था। सामने जो आप फुटपाथ पर शेड देख रहे हैं, वहां भी कोलकाता पुलिस तैनात होती थी। यानी कोलकाता के सबसे सेफ रेजिडेंस का एड्रेस था शांति निकेतन 188A। और ये आप पहली बार कैमरे पर अभिषेक बैनर्जी के घर की तस्वीर देख रहे हैं। और ये रास्ता बेहद वीआईपी रास्ता, किसी को यहाँ खड़े होने की अनुमति नहीं और अब सब यहां से हटा लिया गया है। यहां एक क्यूआरटी जरूर तैनात है, कोलकाता पुलिस के यहां कांस्टेबल तैनात हैं। दादा, कितने लोग तैनात रहते थे पहले यहाँ? काफी लोग थे, इससे ज्यादा नहीं बोल पा रहे, काफी लोग थे। लेकिन फिलहाल यहाँ एक क्यूआरटी है, क्यूआरटी के अंदर कोलकाता पुलिस के जवान अभी भी मौजूद हैं। यानी सिक्योरिटी में कमी नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल नहीं है। जो अनडिक्लेयर्ड प्रोटोकॉल यहां दिखाई देता था, कोलकाता पुलिस के ये बैरिकेड यहां अभी भी खड़े हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहां होती थी। यहां अभिषेक बनर्जी रहते हैं, ऊपर सीसीटीवी कैमरा है, बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अभिषेक बनर्जी अपनी पार्टी में ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता थे और एक सांसद थे। लेकिन जिस तरीके का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उनको दिया गया था, उस पर जरूर सवाल खड़े होते थे। और आज जब पुलिस यहां से ये सब हटा रही है तो देखिए लोग खड़े होकर यहां उतर रहे हैं। दादा, किसका घर है ये तो अभिषेक का घर है। तो पहले देख पाते थे, गाड़ी रुक पाते थे? पहले क्या होता था? पहले तो इसे यहाँ पर रुकने नहीं देता। रुकने नहीं देता था? नहीं, पुलिस हटा देता है। फोटो खींच रही है मैडम फोटो खींच रहे हैं। पहली बार अभिषेक का घर देखा है? नहीं। पहले फोटो खींच पाते थे? नहीं। हाँ, एकदम नहीं। क्या कहा जाता था? अरे एक बांग्ला बोली। दादा बोल रहा है कि ये 15 साल का उन्नति माने कि ढंग से हुआ है। स्वाधीनता दिवस हम लोग बनाएगा, दिवस हम लोग बनाएगा। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पर यही इलाका में, इसी इलाके में। ये लगता है कि फुटपाथ में कोई जाना बाना के रास्ता नहीं है। अच्छा, फुटपाथ पे नहीं जा सकता है। सब दादा ब्लॉक कर दे रहा है। हाँ, तो उसका बाप का संपत्ति नहीं है ना। तो अब लोग कह रहे हैं कि स्वाधीनता है कि ममता बनर्जी हार गया है। हाँ। उसका मुख्यमंत्री को पदक दीजिए। अच्छा, ममता दीदी हार गई है, रुक जाइए, भावुक हो रहे हैं। स्वाधीनता दिवस है। दादा यहीं रहते हैं?
है ना, हम उधर रहते हैं। उधर रहते हैं। इस रोड पे क्या स्थिति होती थी इधर पहले? में बहुत पुलिस रहता था हाँ। पहले, अभी नहीं है। अभी नहीं है। तो कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, यहाँ जो बैरिकेडिंग थी वो अब हट गई है और आम ट्रैफिक का जो चलन है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। ये सत्ता बदलाव के पहले संकेत हैं, जिसके बाद प्रोटोकॉल खत्म हो रहा है और मीडिया तक यहाँ आ पा रहा है। अभिषेक बैनर्जी के पास सांसद पद के अलावा कोई प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी ऐसी जितनी सीएम आवास के पास भी नहीं थी। अब पब्लिक ये कह रही है कि जो हुआ वो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जो हो रहा है वो राहत की सांस दे रहा है। अभिषेक बैनर्जी का घर पीछे है, लेकिन यहीं से वो कॉर्डन शुरू होता था। चारों दिशाओं में फुटपाथ पर इस तरीके से शेड बनाया गया था और इसी शेड पर पुलिस के लोग बैठते थे। आप यहीं से आते जाते हैं? हाँ, मैं आशुतोष कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। क्या बदलाव देखा है आपने नतीजों से पहले और बाद में? मुझे जो लगता है जो हुआ बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत देरी से हो गया। हमारा स्टूडेंट्स का, मुझे लगता है हमारा स्टूडेंट्स का भविष्य बच गया। भविष्य बच गया। हाँ, यहाँ आप अक्सर निकलते थे, क्या देखते थे मैम? अक्सर आप यहाँ से निकलते थे, क्या देखते थे? हम लोग तो निकलते थे यहाँ से, हम लोग मतलब देखते थे हर वक्त की अभिषेक बैनर्जी के घर के सामने मतलब पुलिस सब रहते थे। और यहाँ पे तेजपुर का हम लोग का ये बहुत फेवरेट एक स्पॉट है कॉलेज स्टूडेंट्स का, तो हम माशी के यहाँ पे चाय पीने आते थे, मतलब अभी भी है। तो नो मैटर वट एवर गवर्नमेंट इट इज़, वी विल ऑलवेज बी कमिंग हियर। तो तब क्या होता था सिनेरियो कि यहाँ से हम लोग को हटा दिया जाता था बहुत टाइम कि यहाँ पे मत खड़े हो जाओ। अगर हम लोग बहुत जन मिलके खड़े हो जाते थे ना गर्मी में, यहाँ पे फैन चलता था तब उन लोगों के लिए, तो हम लोग अगर खड़े हो जाते, अगर कोई कभी चेयर पे बैठ जाता तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा कभी कभी बोलते थे कि उठ जाओ, मतलब मैक्सिमम टाइम ही बोलते थे। मतलब पहले यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था बैठने में, या फिर अगर कोई हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ से ऑब्जेक्शन देते थे, पुलिस लोग खुद आके बोलते थे कि ये सब मत करो यहाँ पे, क्योंकि वो अभिषेक बैनर्जी सर का घर था यहाँ पे, घर है अभी, इसलिए पुलिस लोग यहाँ पे तैनात रहते थे। हम लोग को बोलते रेस्ट्रिक्शन लगा रहता था। फोटो ले पाते? वही मैं बोलने वाली थी, हम लोग ऐसे मंदिर में आते थे तो कभी हम लोग दोस्तों में सेल्फी लिए थे तो ऑपोजिट साइड से पुलिस फोर्स हम लोग को बोलते थे कि डिलीट करो, फोन ऑफ करो, ऐसा। जो हुआ बहुत सही हुआ है, बहुत पहले ने डिलीट करो, फोन ऑफ करो। दादा आप कहाँ रहते हैं? मैं बेहला में रहता हूँ। बेहाला में रहते हैं। यहाँ आते रहे थे, क्या बदलाव देखा आप? बहुत कुछ। पहले मैं गाड़ी लेके यहाँ से जब पास होता था, अगर मंदिर में भी जाना होता था तो यहाँ पर रुकने नहीं देते थे। एक प्राइवेट फैमिली का जमींदारी चलता था, सरकारी रोड को ब्लॉक करके एक तुगलकी शासन चलता था, वो खत्म हो गया। वो कह रहे हैं कि एक प्राइवेट आदमी कैसे सरकारी सड़क का मालिक हो सकता है, और जिस मंदिर का वो जिक्र कर रहे हैं ये वो मंदिर है और सामने अभिषेक बैनर्जी का घर है। अगर कोई मंदिर में आए तो यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता था, यहाँ पब्लिक आने जाने में दिक्कत होती। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा यहाँ चाय दुकान है, हम 25 साल से चाय बिक्री कर रहे हैं और आज कल आके बोला यहाँ हटाओ, कस्टमर को खड़ा नहीं होने देता, कोई बाइक वाला को खड़ा नहीं, भद्र आदमी लोग भी आता उसको भी हटा देता है, बोला यहाँ खड़ा होने का जगह नहीं है। इससे पहले कोई शिकायत कर पाते थे किसी को? नहीं, किसी को क्या शिकायत करेंगे। लेकिन आपका दुकान हटाया उन्होंने? हम कोशिश किया मगर नाकाज हो गया। हम अपने बदन में केरोसिन तेल डाल लिए और फिर हम हमला किया, हम खुद मरेगा और ये लोग को भी मारेगा। अच्छा, ऐसा हुआ था? हम किया है। हम आज 10 साल पहले ये चीज किया है। हम खुद को बोल रहे, हमारे हस्बैंड का तबीयत खराब है, डायलिसिस लिख दिया है, समझे ना, पीजी में दौड़ा दौड़ी किया, बहुत पैसा खर्चा किया, मगर वो लोग के पास भी किया, वो लोग भी कोई सुनवाई नहीं किया। ये हटाने की कोशिश कब हुई थी? ये 10-15 साल पहले का बात बोल रहे हैं। 10 साल पहले यहाँ इनकी दुकान होती थी, उसको हटाने की कोशिश की थी। मैम नाम क्या आपका है? संजू माइती है मेरा। संजू माइती है। इन्होंने अपने बदन पर केरोसिन डालकर जलाने की धमकी दी, उसके बाद उनकी दुकान बच पाई और अब ये हट गया तो आपको राहत मिली है। अब देखा जाए क्या कर रहे हैं, नया सरकार आने के बाद क्या कर रहे हैं। हमको तो हाजरा मोड़ में सबको बड़ा बड़ा लाइट दे रहे हैं, मेरे को लाइट अभी तक भी नहीं दिया। अच्छा, जो फुटपाथ पे काम करने वालों को? हाँ, तो फुटपाथ पे काम करने वालों को जो बंगाल सरकार लाइट देती थी वो नहीं दिया। इन्होंने माइती जो महिला हैं, इन्होंने अपने शरीर पर केरोसिन से आग लगाने की कोशिश की, तब जाकर अभिषेक के घर के दूसरे कोने की तरफ ये दुकान उनकी बच पाई थी। और कह रहे थे कि यहाँ जो लोग चाय पीने के लिए आते हैं उन्हें रुकने नहीं दिया जाता था, उनका
ऑफिस जो है या कहें कि दुकान है वो डिस्टर्ब होती थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब वो एक कह रही है कि नई सरकार आई है, वो क्या करेगी वो नहीं पता, लेकिन कम से कम जो यहाँ बैरिकेड हटे हैं उसके बाद स्थानीय लोग यहाँ राहत की सांस ले रहे हैं। तो ग्राउंड से पवन नारा की रिपोर्ट आपने देखी। पवन नारा, ओंकार सरकार कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले पवन आपके पास ही आना चाहूंगी। तुगलकी शासन लोग कह रहे हैं, एक प्राइवेट फैमिली का वहां पर दबदबा था, प्राइवेट फैमिली ने वहां पर शासन किया, लोगों को तक रुकने नहीं दिया जाता था। अब वहां के लोगों ने राहत की सांस ली है और आप कई सीएम हाउस के बाहर से आपने रिपोर्टिंग की है, वहां पर इस तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन अभिषेक बैनर्जी तो कोई पोस्ट भी होल्ड नहीं करते थे, उसके बावजूद ऐसे प्रोटोकॉल जो सीएम ऑफिस के बाहर होते हैं, सीएम माफ कीजिएगा सीएम आवास के बाहर होते हैं। देखिए गोनिका, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई अधिकारी कोई पद हासिल करता है, सीएम बनता है, उसका एक तय प्रोटोकॉल होता है, वो समझा जा सकता है। लेकिन जब आप ये दावा करें कि आप साधारण घर में रहते हैं, लेकिन उस साधारण घर के इलाके को किले में तब्दील कर दिया जाए, वो आपत्ति है। प्रोटोकॉल हमारे हिंदुस्तान की हकीकत है, लेकिन उसके लिए अगर कोई सीएम आवास रहता है तो सीएम आवास लोगों को परेशान नहीं करता, उस इलाके में प्रोटोकॉल दिया जा सकता है। लेकिन आप एक साधारण इंसान होने का दावा करते हुए पूरी सरकारी सड़क पर इस तरह का प्रोटोकॉल लागू करें तो सवाल उठते हैं। यहां पर मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। 2021 के चुनाव के दौरान बॉम्बे से एक रिपोर्टर आई, मैं नाम नहीं लूंगा, उस रिपोर्टर ने गलती से अभिषेक के घर के सामने कैमरा खोल दिया। उसको कोलकाता पुलिस ने शाम को बिठाए रखा, सबने दौड़ भाग करके पुलिस से बात की, उसको रात 9 बजे थाने से छोड़ा गया। वो रोते हुए निकली, उसने कहा मैं कलकत्ता में रिपोर्टिंग नहीं करूंगी, वापस मुंबई चली गई। यहां ना मैं रिपोर्टर का नाम ले रहा हूं, ना संस्थान का नाम ले रहा हूं, इस तरह का माहौल था। तो आप समझ सकते हैं यह माहौल सिर्फ ये भी हो सकता है कि भाई यहां पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, आप मीडिया से हिम्मत कीजिए, चले जाइए, लेकिन डराने के लिए एक महिला रिपोर्टर को 8 घंटे तक थाने में बिठाकर रखा गया था। सवाल यही है पवन की रिपोर्टिंग क्यों अलाउड नहीं है वहां से? जब अभिषेक बैनर्जी ना सीएम है ना डिप्टी सीएम है, तो वहां से रिपोर्टिंग क्यों नहीं अलाउड? वहां पर कोई भी खड़े होकर रिपोर्टिंग कर सकता है, कोई भी वहां से गुजर सकता है, कोई भी वहां पर वाहन लगा सकता है। ओंकार सरकार, आप इतने साल से पश्चिम बंगाल की राजनीति को देख रहे हैं, ये तो शुरुआत हो रही है कि अभिषेक बैनर्जी के घर से ये प्रोटोकॉल हटाया गया है। अब क्या और भी कई ऐसे नेता हैं टीएमसी के जिनके घर के बाहर इस तरीके का प्रोटोकॉल है जो अवैध तरीके से रखा गया था, अवैध तरीके से सुरक्षा दी गई थी, जिनके घर के बाहर या जिनके साथ प्रोटोकॉल बनता ही नहीं था? जी देखिए, कल एक बैठक बुलाया गया था और इस बैठक में ये सिद्धांत लिया गया है कि जिन जिन लोगों के घर के बाहर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दिया गया है या फिर उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है, उनका जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है वो विड्रॉ किया जाएगा। इसके लिए जैसे कि देखा गया है कि कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर लाल बाजार से भी एक नोटिफिकेशन निकल चुका है। जैसे कि देखा गया है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हालांकि वो तो Z+ सिक्योरिटी के मिलता है उनको, लेकिन उनके घर के बाहर यानी कि कालीघाट रोड और इसके साथ साथ उनके घर के जो गली है, इस गली में एक बड़ा सा एक ये लगाया हुआ था, बैरिकेडिंग लगा हुआ था, जिस बैरिकेडिंग के जरिए लोगों को उस जगह से, उस गली में घुसने से रोका जाता था। तो काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता कालीघाट में उस गली पे, यानी कि 30 हॉरिस चैटर्जी स्ट्रीट में घुसने के लिए जो भी लोग वहां पर पहुंचते थे उन्हें पूछा जाता था उनको कि कब कहाँ जाएंगे, किस जगह पे जाएंगे। इसके अलावा कोई जितने भी उस गली में दुकान है, उस दुकानदारों से भी पूछताछ किया जाता था कि क्या सामान लेके जा रहे हो आप। तो तरह तरह के ऐसे ही समस्या के ऊपर गुजरते हुए जा रहे थे लोग। लेकिन जब से ये पूरा बैठक हुआ है उसके बाद से जैसे कि देखा जा रहा है, ये जो ऑटोमेटिक बैरिकेडिंग लगाया गया था ममता बनर्जी के घर के बाहर, उस बैरिकेडिंग को हटा लिया गया है। और पुलिस तो है, लेकिन पुलिस के अलावा एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी है यानी कि Z+ कैटेगरी के अलावा जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी की भी विड्रॉ किया गया है। और आज के ही वक्त था जब आज के सर्टेन पीरियड के बाद वो सिक्योरिटी जितना भी था वो विड्रॉ कर लिया गया है। इसके अलावा Z+ सिक्योरिटी का क्या हकदार है ममता बनर्जी और इसके साथ साथ अभिषेक बनर्जी, इस बारे में भी चर्चा चल रहा है। और इस बारे में भी कोलकाता पुलिस की तरफ से एक बैठक बुलाया गया है। इस बैठक में ही ये सिद्धांत लिया जाएगा कि आने वाले दिनों में
में इन लोगों को क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड किया बिल्कुल, ये जाए। तय किया जाएगा क्या सिक्योरिटी दी जानी है। और बदलाव 4 मई को आया और बदलाव अब आने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे सिक्योरिटीज हटाई जा रही हैं, जिन जिन लोगों के घर के बाहर अवैध तरीके से सिक्योरिटी लगाई गई थी। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। कोलकाता में टीएमसी के कार्यकर्ताओं की नई दादागिरी उजागर हुई है। कोलकाता के पेट्रोल पंप पर जगह को जबरदस्ती कब्जा करके टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव का अपना ऑफिस बना दिया था। परिणाम में जब टीएमसी को हार मिली तो फिर टीएमसी के कार्यकर्ता गेरुए रंग में आए और उस जगह पर अपना दावा करने लगे। लेकिन पेट्रोल पंप के मालिक ने वहां पहले ही अपना ताला लगा दिया था, जिसके बाद टीएमसी के वर्कर्स नहीं बीजेपी का झंडा लगाकर चले। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पेट्रोल पंप पर किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कब्जा हो, उनके लिए एक अड्डा हो, उनके लिए एक ऑफिस हो? इस वक्त हम टॉलीगंज के बांस ध्वनि के एचपी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और पीछे आप जो देख रहे हैं ये एक कमरा टीएमसी के कार्यकर्ता अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते थे, यानी मालिकाना हक पेट्रोल पंप का, लेकिन अड्डा यहां चलता था। अगर आप पीछे जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगी है और अंदर अभिषेक बनर्जी की तस्वीर भी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही नतीजों के बाद दिखा कि यहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है, वही टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लेकर आए, गेरुआ रंग लगाकर आए और यहां बीजेपी का झंडा लगाने लगे। चूंकि टीएमसी की सरकार चली गई तो पेट्रोल पंप मालिक ने अपना नया ताला लगाकर यहां लगा दिया। सोचा कि अब टीएमसी चली गई है तो कम से कम उन्हें अपनी ये जगह वापस मिल जाएगी, लेकिन उनको लगा कि हमारी जगह छिन रही है तो गेरुआ कपड़े पहनकर आए कि बोले हम यहां पर बीजेपी का दफ्तर बनाना चाहते हैं। पेट्रोल पंप के मैनेजर हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्या हुआ? देवनाथ सर। वो कुछ लड़के लोग आए थे, मुझे काउंटिंग के दिन शाम के रात के 10 बजे करीब उन्होंने मुझे आके बोला कि अपना मेरे यहाँ पे फ्यूल टैंकर खड़ा रहता है, तो उन्होंने कहा कि ये फ्यूल टैंकर हटाओ, हम लोग यहाँ पे अपना झंडा लगाएंगे, ये सब साफ सुथरा करेंगे, रंगाई पुताई करेंगे। बोले क्यों, झंडा तो लगा हुआ है, अब क्या लगाना है, ये तो हमारा जगह है, हमारा पेट्रोल पंप का जगह, आप क्यों आप कौन है? आप तो पहले ये तो नहीं थे, आप तो पहले हरे रंग में रंगे रहते थे, अभी गेरुआ रंग में कहाँ से आ गए? तो उन्होंने बोला हम लोग को वो सब नहीं जानते हैं, हम लोग का ये काम है, हम लोग यहाँ से आप लोग हटाइए, नहीं तो हम लोग यहाँ पे कुछ और दुष्ट करेंगे। बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा को देखते हुए बीजेपी ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिससे ग्राउंड पर उनके और टीएमसी के सपोर्टर कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जा सके, उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। दरअसल बंगाल बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि अब बंगाल में कोई भी व्यक्ति खुद को सेल्फ वेरिफिकेशन से बीजेपी का कार्यकर्ता घोषित नहीं कर पाएगा। अब जिसे पार्टी पहचान देगी वही बीजेपी का कार्यकर्ता माना जाएगा। बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने को तैयार है, लेकिन ममता दीदी ने इस्तीफा ना देने का ऐलान कर दिया है। बंगाल में चुनाव के बाद बवाल भी खूब हो रहा है। कोलकाता के राजारहाट न्यू टाउन में विजय के जुलूस के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगा है। हत्या के बाद मधु मंडल के परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो वहीं कल देर शाम होते ही बीरभूम के ननूर इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या की खबर आ गई। टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की पीट कर हत्या कर दी गई। शेख टीएमसी के नरूर अंचल कमेटी का सदस्य था। टीएमसी का दावा है कि उसकी हत्या बीजेपी के लोगों ने की। बंगाल में 24 घंटे में 2 हत्याएं हुई। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या से माहौल इस वक्त काफी तनावपूर्ण हो गया है। कल रात कोलकाता के धर्मतला इलाके में हॉग मार्केट में बुलडोजर चलने की तस्वीर सामने आई। यहां पर टीएमसी के दफ्तर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। टीएमसी का दफ्तर गिराने का आरोप बीजेपी पर लगा। वहीं बीजेपी की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया। हालांकि लोकल सोर्सेज ने बताया कि टीएमसी के ऑफिस का जमीन गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया था। राजधानी कोलकाता में सियासी हिंसा हुई तो जलपाईगुड़ी, साउथ 24 परगना में भी, आसनसोल में भी टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प और आगजनी देखी गई। साउथ 24 परगना में टीएमसी नेता जहांगीर खान के दफ्तर को निशाना बनाया गया। जहांगीर खान के दफ्तर में तोड़फोड़ आगजनी हुई। जहांगीर खान बजबज विधानसभा में टीएमसी का ऑब्जर्वर है। साउथ 24 परगना में ही जहांगीर खान और चुनाव ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के बीच जमकर टकराव हुआ था, जिसकी तस्वीरें सबने देखी थी। भीड़ ने जहांगीर खान के दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद उसे आग के हवाले कर दिया। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ा। तो इलाके में तनाव को देखते हुए सेंट्रल फोर्सेस और पुलिस की तैनाती वहां पर की गई। बारासात इलाके में हिंसा की सबसे ज्यादा वारदात हुई। 4 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें से 2 पश्चिम बंगाल पुलिस और 2 अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल हैं।
फिलहाल सभी घायल सुरक्षा कर्मियों की हालत खतरे से बाहर है। हिंसा के इस वारदात में करीब आधा दर्जन लोगों को स्थानीय पुलिस ने हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे, जिस दौरान अराजक तत्वों ने गोलियां चलाई। इसके छर्रे ड्यूटी पर तैनात जवानों को लगे। घायल हुए जवानों की हालत खतरे से बाहर है और उन्हें उचित उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नजात थाना में बामनबेरी करके एक जगह है। बामनबेरी में यहाँ पे सालबारिया ग्राम पंचायत में कल कुछ घरों पे अटैक हुआ था। उसकी जांच करने के लिए यहाँ पे पुलिस आई, पुलिस का सीएपीएफ थी, उनके ऊपर अटैक किया गया। एक जो ओसी नजात था उनके पैर में गोली लगी है। सीएपीएफ के कुछ जवान माइनर इंजरी हुआ था और एक लेडी कांस्टेबल भी इंजरी हुई थी। उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजा गया। सीनियर ऑफिसर्स और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से जो भी थे, सब लोग यहाँ पे आए और हम लोगों ने वेरीफाई किया। कई लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे डिटेन करके पूछताछ की। उसमें हम लोगों को कुछ लोगों के नाम मिले हमको, उनके खिलाफ हम लोगों ने रेड किया। 4 जो इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को अरेस्ट किया है। बाकी और लोग हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। मेन मोटिव जो लग रहा है, जो मेन ये घटना क्यों घटी, ये सब यहाँ पे भीरी जगह है। यहाँ पे बड़े बड़े जलाशय है, उन जलाशय में मछली पाली जाती है। बाकी इसके दखल को, इसको कंट्रोल करने के लिए ये बेसिकली इन्होंने कुछ परिवार पे अटैक किया था। एक यहाँ पे तपन सरदार है, वो मेंबर है, उनके घर पे अटैक हुआ है। एक मुसफर मुल्ला करके है, उनके घर पे अटैक हुआ है। तो हम लोग जो भी विक्टिम है उनसे बात कर रहे हैं, जो इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट किया जा रहा है। कुछ इलाके में बम मिले हैं, हम लोग उनको भी सीज किया है। उन बम्स को भी हम लोगों ने सीज किया है। नेसेसरी एक्शन लिया जा रहा है। कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकल के सामने आया अभी तक, क्या जांच में? मेन जो लग रहा है कि ये भेरी दखल को लेके है, कि कुछ लोग जो यहाँ पे भेरी चला रहे थे उनके ऊपर अटैक करके उस भेरी को दखल करने का मोटिव था। तो हम लोगों ने उसी हिसाब से हम लोग ये कर रहे हैं। कई अगर बाद में पता चलता है कोई पीछे शक्ति है या कोई ऐसा एंगल है, हम लोग उसकी भी जांच करेंगे। शाहजहां शेख का इन्वॉल्वमेंट है किसी? अभी तक तो हम लोग जो कर रहे हैं, ये कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं को हम लोग पूछताछ करेंगे, अरेस्ट करेंगे। साउथ 24 परगना के महेशतला में भी टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। टीएमसी की तरफ से तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगाया गया है। वहीं कोलकाता से सटे हावड़ा के जगबदलपुर में भी टीएमसी कार्यालय में आगजनी की गई। टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी ने वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी समर्थकों पर आगजनी का आरोप लगाया। तस्वीरों में टीएमसी का दफ्तर धू-धू कर जलता दिख रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर टीएमसी के दफ्तर में जब आग लगी उसके बाद किस तरीके से पूरा दफ्तर जलकर खाक हो गया। और ये दूसरी जगह है जहां पर टीएमसी के दफ्तर पर इस तरीके से अटैक हुआ। लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। आमतौर पर जब भी हम पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आते थे उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं होती थी, लेकिन अभी फिर से वो घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी हैं। लेकिन एक्शन भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। लगातार जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है और इसके साथ साथ हिंसा पर लगाम लगाने की कोशिशें भी जारी है। इधर बीरभूम जिले के नानूर इलाके में अबीर शेख नाम के एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर ने दावा किया कि मृतक तृणमूल का सक्रिय कार्यकर्ता था और हत्या का आरोप बीजेपी पर लगाया। तो तृणमूल के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई और वहां पर जो लोगों का आरोप है कि ये हत्या बीजेपी की तरफ से की गई है, बीजेपी पर आरोप लगाया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीट कर इसकी हत्या कर दी, ये आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा है। आसनसोल नॉर्थ में भी टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कुछ अज्ञात लोगों ने टीएमसी कार्यालय में घुसकर पहले जमकर तोड़फोड़ की और फिर आग लगा दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। बीजेपी ने पूरे मामले से खुद को अलग कर दिया। बीजेपी विधायक कृष्णदू मुखर्जी ने कहा कि इस घटना से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में ये आगजनी हुई है, वहां पर तोड़फोड़ हुई है। हालांकि बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से। एक बार फिर से हर जगह पर जहां पर भी टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है, लेकिन इस घटना से बीजेपी ने अपने आप को पूरी तरह अलग कर लिया है। बीजेपी का कहना है कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं। অত্যুৎসাহী মানুষের মধ্যে কিছু দুষ্কৃতী ঢুকে বিভিন্ন জায়গায়, যাদের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো যোগাযোগ নেই, বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে এইরকম পার্টি অফিস ভাঙচুর, পার্টি অফিস দখল, এইসব জিনিস করছে। তারা আমাদের কেউ না এবং তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা অংশ জড়িত রয়েছে। তারা কোনোদিন তারা বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে পার্টি করেনি, তারা কোনোদিন বিজেপি করেনি। আজ হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে আবির মেখে বিভিন্ন পার্টি অফিসে গিয়ে পার্টি অফিস দখল করছে। এই জিনিস আমরা মেনে নিচ্ছি না, এই জিনিসের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করেছি।
कुछ ऐसी तस्वीर पश्चिम बर्धमान से आई है, जहां जामुरिया इलाके में टीएमसी कार्यालय पर हमला, दफ्तर में तोड़फोड़, आगजनी की गई। हमलावरों ने ऑफिस में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और वहां मौजूद जरूरी दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो पश्चिम बर्धमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर टीएमसी ऑफिस पर किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, बाकायदा उसका वीडियो तक रिकॉर्ड किया गया है और ऑफिस में जो जरूरी दस्तावेज थे उनको भी आग के हवाले किया गया और एक के बाद एक ये घटनाएं अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। ये दस्तावेज जो पार्टी ऑफिस के अंदर थे उन्हें बाकायदा बाहर निकाला गया और ये जो लोग हैं ये कौन है, ये किस पार्टी से संबंधित हैं, ये स्थानीय लोग हैं, क्यों इस दफ्तर को आग के हवाले कर रहे हैं, ये लगातार बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि टीएमसी ये कह रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, वहीं बीजेपी इससे सीधे सीधे अपने आप को अलग कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये लगातार टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ हो रही है, ऐसे में लगातार पश्चिम बंगाल का माहौल बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे ये घटनाएं सामने आ रही है अलग अलग जगहों पर जिस तरीके की हिंसा हो रही है। जलपाईगुड़ी से टीएमसी नेता का एक वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में टीएमसी नेता हाथ में तलवार लेकर समर्थकों के साथ चल रहे हैं। जलपाईगुड़ी में नतीजे के बाद हुई हिंसा में कई बीजेपी वर्कर्स घायल हुए। मंगलवार को जलपाईगुड़ी के बारूपाटिया में बीजेपी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से बोदागंज के भ्रमरी देवी मंदिर में पूजा करने जा रहे थे और इसी दौरान टीएमसी तृणमूल के एससी और ओबीसी सेल के चेयरमैन कृष्णदास के घर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। आरोप है कि इसके तुरंत बाद कृष्ण और उनके समर्थकों ने मोटरसाइकिल जुलूस पर हमला कर दिया। धारदार हथियारों से हमला किया गया। कई बीजेपी वर्कर्स को चोट आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाने का भी आरोप है। घटना के बाद केंद्रीय बलों ने हालात को संभाल लिया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने हिंसा पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई की वजह से उनके दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। बंगाल बीजेपी के चीफ ने कहा कि कुछ बीजेपी वर्कर्स में भी गुस्सा है, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्रमिक ने साफ किया कि अगर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता हिंसा करेगा तो उसे पार्टी से निकाल देंगे। उस जगह तृणमूल की जो अंदरूनी रंजिश था, पैसों लेकर जो आपस में मुठभेड़ था, वो ही कुछ लोग तृणमूल का झंडा छोड़ के बीजेपी का झंडा लेकर के तृणमूल के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उसका पार्टी ऑफिस दखल कर रहे हैं। कार्यकर्ता के अंदर थोड़ा रिएक्शन है, आक्रोश है, लेकिन वो आक्रोश को हम लोग पनपने नहीं देंगे, हम बंद करेंगे। और उसका साथ साथ प्रशासन को, चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया हम लोग, जैसे जिस भी जगह हिंसा हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री गेट हो, चाहे किसी ऑटो टोटो का स्टैंड हो, कड़े से कड़े कार्रवाई दीजिए। दे मस्ट टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट देम। इस पे हम लोग किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो भाजपा का हो, हम पार्टी से निकाल देंगे उसको। नहीं, अगर ऐसा नहीं, ये जंगल का नीति तो हम लोग हमारा समाज में लागू नहीं कर सकते। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर चुनाव आयोग भी सख्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हिंसा और आगजनी में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के अलावा कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी किया है। साथ ही सेंट्रल फोर्सेस को भी हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रुख अपनाने का निर्देश दिया। आयोग ने साफ किया है कि कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, हिंसा में शामिल किसी भी शख्स के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। आयोग ने राज्य प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा बलों को ही हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि किसी भी हिंसा की खबर मिलने पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। और पवन और ओंकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से पवन ये घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के ही कई लोग हैं जिनमें गुस्सा है, वो जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो आगजनी कर रहे हैं, लेकिन कई टीएमसी के कार्यकर्ताओं की भी इसमें हत्या की गई है और बीजेपी के कार्यकर्ता की भी हत्या हुई है। तो ये क्या पूरा मामला चल रहा है? क्या इसमें किसी तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी इन्वॉल्वमेंट है? ऑन ग्राउंड ऐप क्या आपके पास रिपोर्ट आ रही है? देखिए गोनिका, हमें बहुत स्पेसिफिक रहना होगा, कई कहना ठीक नहीं। एक बीजेपी के सपोर्टर की हत्या की जानकारी हमें है, एक टीएमसी के सपोर्टर की हत्या की जानकारी है और बीजेपी शासन के खिलाफ, बीजेपी की सरकार को ये जो हिंसा है उसके खिलाफ कार्रवाई करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। चाहे वो पहले 35 साल का लेफ्ट का शासन रहा हो या फिर 3 साल का तृणमूल का शासन, यहां हिंसा राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही है। और जो बीजेपी को यह मैंडेट मिला है उसका एक बहुत बड़ा
असर ये भी है कि जो लोकल लेवल पर टीएमसी की गुंडागर्दी थी उसके खिलाफ लोगों ने मैंडेट दिया है और इस कुचक्र को तोड़ना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। फिलहाल बहुत सी वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं जिनका यहां इस घटना से कोई लेना देना नहीं। बहुत से यहां स्थानीय लोगों ने हमसे पूछा है कि वहां तो ये हो गया, वहां तो वो हो गया। आपको हम बता दें कि आपको वेरीफाइड सोर्सेज, ट्रस्टेड चैनल्स पर ही भरोसा करना है ताकि आप सचेत रहें। गुस्सा है, जिस तरह से उत्पीड़न हुआ वो गुस्सा है, लेकिन उसको किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता और कानूनी तरीके से ही उस गुस्से को जाहिर किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 2021 में 10,000 लोगों को यहां से बंगाल छोड़कर बिहार और असम जाना पड़ा था क्योंकि वो पोस्ट पोल वायलेंस के शिकार हुए थे। हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे थे जो कमरों की, ऑफिसों की छत पर छुपकर सोए थे। तो इस तरह का एक लंबा इतिहास रहा है और बीजेपी के सामने उसी को बदलने की चुनौती है। वही असली बदलाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में कहा था कि बंगाल में बदलाव हुआ, बदल हुआ है, बदला नहीं होगा। बिल्कुल ओंकार, ये बार बार कहा जा रहा था कि बदलाव हुआ है लेकिन बदला नहीं लिया जाएगा। ममता बनर्जी हालांकि ये नारा देती थी कि हमने बदलाव नहीं, हमें बदला चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे ही पोस्ट पोल वायलेंस, जैसे पवन बता रहे हैं कि 10,000 बीजेपी के कार्यकर्ता वहां से माफ कीजिएगा, राज्य छोड़कर चले गए थे, दूसरे राज्यों में चले गए थे और अभी भी वो पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है। आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है? कौन इसमें लोग इन्वॉल्व हैं? क्या ये स्थानीय लोग हैं? क्या ये बाहर से आए हुए लोग हैं? क्या ये टीएमसी के ही कार्यकर्ता है या बीजेपी के कार्यकर्ता भी इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, अभी तक पोस्ट पोल वायलेंस में 2 लोगों के मौत का खबर फिलहाल मिल रहा है। जैसे कि कल रात को देखा गया था कि राजारहाट न्यू टाउन इलाके में बालूगुड़ी जो इलाका है, उस इलाके के बीजेपी के शक्ति प्रमुख मधु मंडल, वो उनके घर के लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर वो पहुंचे हुए थे। उसके बाद उसी जगह पे उनके परिवार की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ लोग उनके ऊपर हमला किया, उसके ऊपर पथराव किया और गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो अस्पताल में कुछ ही देर के बाद उन्होंने दम घोट दिया और जैसे कि डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि मृतक घोषित कर दिया गया। तो इसके बाद लगातार उनके घर के सामने बवाल मचना शुरू हुआ। उसके बाद उसको खत्म करने के लिए पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस पूरे विषय में या इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है, पुलिस जांच पड़ताल कर रहा है कि इसके पीछे आखिर है कौन। हालांकि लोकल बीजेपी का कहना है कि कमल बोल के टीएमसी का एक नेता, उन्होंने ही उनको फोन करके बुलाया था और फोन करके बुलाने के बाद उनके ऊपर हमला किया गया और हमले के दौरान उसके बाद उनका मौत हो गया। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बीरभूम जिला के नानूर में एक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनके ऊपर हमला किया गया धारदार हथियार से और मौके पे ही उसका मौत हो गया। उनका नाम है आबिर शेख और इस मौत के बाद भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के कुछ समर्थक अचानक से पहुंच के ये पूरा हादसा घटाया। तो ये जो अलग अलग जगह से ऐसे बड़ी बड़ी घटना का खबर आ रहा है, घटनाएं हो रही है ओंकार, लेकिन इन घटनाओं की जैसे ही जांच होगी वैसे ही सच सामने आएगा कि आखिर इन घटनाओं के पीछे कौन है, कौन बंगाल का माहौल दोबारा से खराब करने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसी बीच बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा, इसके लिए केंद्रीय ऑब्जर्वर के तौर पर अमित शाह की नियुक्ति हुई है और उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी उनका साथ देंगे। बीजेपी को बंगाल में जीत दिलाने वाले और ममता दीदी को उन्हीं की सीट पर 2 बार हराने वाले शुभेंदु अधिकारी अपनी विधानसभा सीट नंदीग्राम पहुंचे। शुभेंदु का जबरदस्त स्वागत हुआ, जय श्री राम के नारे लगाए गए। शुभेंदु ने भी अपने वोटर्स और सपोर्टर्स का धन्यवाद किया। मैं आया था, यहाँ का जनता ने मुझे 2 बार एमपी और 3 बार एमएलए बनाया, पिछले बार मुख्यमंत्री को हराया। मैं सब प्रणाम करने के लिए आया था। यहाँ बजरंगबली जी है और हमारी जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत किया, 500 से ज्यादा फर्जी एफआईआर उनके खिलाफ हुआ, जेल में डाला, 400 बीजेपी वर्कर जेल में बिताया, इतना अत्याचार किया। मैं उनको बताया शांति रखो, जो कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा, जो गुंडा के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, वो आने वाला बीजेपी सरकार कानून के अंदर करेगा। आने वाला 2-3 दिन विजय जुलूस करने की जरूरत नहीं है।
बीजेपी सरकार बन जाने के बाद पुलिस का इजाजत लेकर थैंक्स गिविंग सेरेमनी करे।